हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 14 सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो ऑलरेडी 2 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं एंड आई होप आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो गई हो। अब हम आगे आज कवर करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस को एंड उसके बाद डिफरेंट कमीशंस आई थी, वो भी हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में जल्दी से जल्दी कवर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस को। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में कहाँ पे बेसिकली बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 268 से लेकर 293 में आपको फाइनेंशियल रिलेशंस जो है किस तरीके से स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइडेड है उनके बारे में पता चलेगा। एंड पार्ट 12 में जो है बेसिकली इसको रखा गया है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है पावर जो है टैक्स की वो कैसे कैसे एलोकेट करेगी सेंटर एंड स्टेट को, यानी किन किन फील्ड में जो है सेंटर टैक्स लगा सकता है और किन किन फील्ड में हमारी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट है उसको एक्सक्लूसिव पावर मिली है। ठीक है, कि वो टैक्स को लेवी कर सकता है किन सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो सब्जेक्ट्स जो हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे देखिए तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें करीबन 13 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है उस पर टैक्स लगाने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है बेसिकली उसके पास भी एक्सक्लूसिव पावर है टैक्स को लेवी करने की किन सब्जेक्ट्स में, वो सब्जेक्ट जो हमारे स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। तो टोटल 18 ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिनके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा सकती है। ठीक है, कि किस तरीके से उसमें क्या क्या टैक्स होंगे और बेसिकली कितना टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा, तो वो सारी पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। तो आप देखोगे कि देयर इज़ नो टैक्स एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे बेसिकली कहा जाता है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है कि दोनों मिलकर उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लॉ बना सकती हैं। बट हमारी कोई भी टैक्स से रिलेटेड एंट्री जो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं की गई है। ठीक है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा कोई भी टैक्स नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर भी लॉ बना रही हो, स्टेट भी लॉ बना रही हो। तो ये जो बेसिकली प्रोविज़न था वो पहले के लिए सीमित था। बट अब देखोगे जब से 2016 से जब 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब बेसिकली एक स्पेशल प्रोविजन को डाल दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। वो कौन सा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप देख सकते हैं जो हमारा GST है 2016 में आया था, और उस GST को जहाँ पे बेसिकली रखना था कि आप किस में रखें, यूनियन लिस्ट में रखें, स्टेट लिस्ट में रखें, कॉन्करेंट लिस्ट में रखें किस में, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखना चाहिए जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी कि वो GST में जो जो टैक्सेस आते हैं उनसे रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 2016 से पहले कोई भी टैक्स नहीं था, टैक्स की एंट्री नहीं थी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में, पर 2016 में सिर्फ GST को ऐड किया गया कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जो रेसिडुअरी पावर है टैक्सेशन की। ठीक है, तो कुछ ऐसे टैक्स हैं जो हमारे यूनियन लिस्ट में लिखे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो हमारे स्टेट लिस्ट में लिखे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कुछ एक हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया GST। बट उसके अलावा अगर मान लो फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पर टैक्स लगाना होगा तो वो जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, बिकॉज उसे ना ही यूनियन लिस्ट में कवर किया जाएगा, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट लें, तो उस केस में जो रेसिडुअरी पावर होगी टैक्सेशन की वो किसके पास होगी? तो वो आप पार्लियामेंट के पास होगी। ठीक है, जिस तरह से रेसिडुअरी पावर जो होती है लेजिस्लेशन की, यानी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिनको बेसिकली ना यूनियन में, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में रखा गया है, तो उस केस में जो लॉ बनाने की पावर सिमिलरली पार्लियामेंट के पास होती है, रेसिडुअरी पावर। तो टैक्सेशन के केस में भी हम कह सकते हैं जो रेसिडुअरी पावर है टैक्सेशन लगाने की, तो वो किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, तो अंडर दिस प्रोविजन आप देखोगे पार्लियामेंट हैज़ इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स। ठीक है, तो आज की डेट में जितने भी आप महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदते हैं, जब भी आप किसी कंट्री से कोई भी महंगा सामान लेके आते हैं, चाहे वो महंगी गाड़ी हो या फिर कुछ भी ज्वेलरी का सामान कुछ भी हो, तो वो सारे जो उस पर टैक्स लगाने की पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। सच, और साथ ही साथ वेल्थ पे, जितनी आपके पास वेल्थ है तो उस वेल्थ पे भी जो टैक्स लगाने की पावर है आपके पार्लियामेंट के पास है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उस पर भी टैक्स कौन लगाता है? हमारी पार्लियामेंट लगा सकते हैं, और ये हमारे रेसिडुअरी पावर के अंदर काउंट होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली देख लिया कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली किस तरीके से स्टेट को, सेंटर को पावर दे रखी है अपने अपने फील्ड में जो है टैक्स को इम्पोज करने की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्टिंक्शन बेसिकली क्रिएट कर रखी है बिटवीन द पावर टू लेवी, कलेक्ट एंड पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीड ऑफ द टैक्स। ठीक है, यानी कि देखो कोई भी टैक्स होता है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि उस टैक्स को लेवी कौन कर रहा है। ठीक है, लेवी करना इट मीन्स कि उसमें कौन मतलब कितना टैक्स लगाना है, तो उसके बारे में कौन डिसाइड कर रहा है। दूसरा होता है कलेक्ट करना, ठीक है, कि कौन उस पर्टिकुलर टैक्स को कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है। तीसरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो यानी कि हो कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिसको लेवी करने के लिए, यानी इसको इम्पोज करने के लिए मान लो कोई और गवर्नमेंट बना रही हो, कलेक्शन कोई और कर रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा जाता है कि क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं जैसे इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स बेसिकली ऐसा टैक्स है जिसपे
कितना इनकम टैक्स होगा, क्या होगा, यानी उसका जो लेवी करने का जो पावर है वो हमारी किसको मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है। सिमिलरली जो भी इनकम टैक्स होता है उसको कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। बट जब बात डिस्ट्रीब्यूशन की आती है कि जो भी पैसा आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में होता है, ठीक है। बिकॉज जितने भी लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, तो वो तो जो इनकम टैक्स पे जो कानून था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, बट उसका जो फ़ायदा है, उसका जो भी पैसा आया उसको इक्वली जो है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टैक्स लेने की जो पावर है मिलती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरह से डिस्टिंक्शन कर रखी है। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन सा टैक्सेस में किन किन को पावर दे रखी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं किसके ऊपर, टैक्सिंग पावर जो है स्टेट्स की, यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी जो टैक्सिंग पावर है, ऑल्दो उनके पास पावर है कि जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर वो टैक्स लगाने की पावर उनको दी गई है, यानी वो पर्टिकुलर लॉ बना सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर इम्पोज की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो पहला हम देखते हैं जहाँ बोला गया है कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो इम्पोज कर सकता है टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी जो है कोई भी प्रोफेशन कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, तो थोड़ा बहुत टैक्स उनसे ले सकती हैं। सिमिलरली उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी ट्रेड वगैरह हो रहा है तो ट्रेड में टैक्स लिया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट करो तो एम्प्लॉयमेंट का टैक्स लिया जा सकता है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर इस पर टैक्स इम्पोज कर सकती हैं। अब बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ टैक्स वो कम से कम ले सकती है एक पर्सन से, तो बोला गया है 2500 पर एनम, ठीक है, यानी पूरे साल में कम से कम 25 रुपये से ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जा सकता पर्सन से इन फील्ड के ऊपर। फिर हम बात करते हैं ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय जो लिमिट थी इस पैसे की वो सिर्फ 2500 रुपये थी, यानी पूरे साल भर में आपको जो है 2500 रुपये लेने पड़ेंगे। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है इन पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि प्रोफेशन है, ट्रेड है, कॉलिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, तो इन सब के लिए जो भी पर्सन होगा उसे सिर्फ 25 रुपये ही ले सकती है पूरे साल भर में, ठीक है। बट हम देखते हैं कि जब 60th अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, तो 60 अमेंडमेंट किया गया, कब आया था अमेंडमेंट, 1988 में। तो इस अमेंडमेंट ने बेसिकली जो पैसों की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी और आज की डेट में आपको 2500 पर एनम जो है आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली रिस्ट्रिक्शंस देख ली कि किन किन फील्ड में जो है स्टेट लेजिस्लेचर कितना टैक्स लगा सकते हैं एक पर्सन से। सेकंड रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं जहाँ बोला गया है कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो बेसिकली उसको प्रोहिबिट किया जाता है फॉर इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द फॉलोइंग टू केस, यानी कि जब भी बात सप्लाई की आएगी या फिर कि कोई भी गुड्स जो है उसका सप्लाई किया जा रहा है या फिर कोई भी सर्विसेज जो है उसका सप्लाई किया जा रहा है, तो उस केस में जो टैक्स इम्पोज करना है कि कितना टैक्स लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, तो वो पावर जो है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो किन दो केसेस में नहीं है, तो पहला केस हम देखते हैं जहाँ बोला गया है कि वेयर सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मान लो पंजाब की, ठीक है, तो पंजाब जो है बेसिकली पंजाब के बाहर अगर मान लो दो स्टेट में ट्रेड हो रहा है, एक मान लेते हरियाणा में, ठीक है, एक दूसरा मान लेते राजस्थान में। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है कि हम दो स्टेट जो हम एग्जांपल पे ले रहे हैं, एक तो हम लेते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया राजस्थान, ठीक है। तो आप जब मैप देखोगे इंडिया का तो हिमाचल प्रदेश आपको ऊपर दिखेगा, फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पे राजस्थान की, ठीक है, पंजाब की, एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे समझना है कि फॉर एग्जांपल मान लो पंजाब है, ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट जो है अगर मान लो कोई भी गुड्स की सप्लाई की जा रही है, गुड्स या सर्विस की सप्लाई की जा रही है बिटवीन हिमाचल टू राजस्थान, ठीक है, या फिर राजस्थान से हिमाचल, तो जो भी गुड्स की सप्लाई हिमाचल से राजस्थान में हो रही है तो उस गुड्स की सप्लाई पे जो है कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकता, पंजाब की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज जो भी गुड्स की सप्लाई हो रही है वो आउटसाइड द स्टेट हो रही है, यानी पंजाब के जो स्टेटस से बाहर गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो रही है दोनों स्टेट्स के बीच में, तो पंजाब गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस है जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट बोल सकती है कि अगर मान लो जिस तरीके से हमने देखा कि हिमाचल और राजस्थान के बीच में पंजाब आता है, ठीक है, कल को अगर मान लो हिमाचल और राजस्थान का जो भी ट्रेड है वो राजस्थान पंजाब से होते हुए बेसिकली पास हो रहा है, तो कल को पंजाब ये नहीं कह सकता कि भाई ठीक है हिमाचल और राजस्थान के बीच में भले ही ट्रेड किया जा रहा है बट वो ट्रेड हमारी ही स्टेट से पास होते हुए जा रहा है, यानी जो भी सामान है मान लो तो जो पंजाब की जो सड़कें हैं वहीं से होते हुए जा रहा है, तो इस पर तो टैक्स लगाना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बेसिकली पावर है टैक्स इम्पोज करने की, इस केस में वो प्रोहिबिट कर रखी है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी अगर वो आउटसाइड दी स्टेट हो रही है, भले वो ट्रेड या सप्लाई सर्विसेज जो है इस पर्टिकुलर स्टेट से गुजर तो रही है पर गुजरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्स इम्पोज पर्टिकुलर स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो जो ट्रेड है वो जो हो रहा है मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका बाहर उस पर्टिकुलर स्टेट में लाइन नहीं करता, इसलिए वो जो पंजाब है यानी वो जो दूसरा स्टेट थर्ड स्टेट होगा वो बेसिकली टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट केस समझ लिया जहाँ पे
गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई अगर आउटसाइड स्टेट हो रही है तो वो स्टेट जो है बेसिकली टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। नेक्स्ट केस बोला जा रहा है कि अगर मान लो जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है या तो उसको इंपोर्ट किया जा रहा है या फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो इंडिया से बाहर जा रहा है तो आप कह रहे हो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कर रही है और कोई सामान इंडिया में आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी कोई भी टैक्स लगाने की पावर हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई है, ठीक है। तो बात ये आती है कि इन दोनों केस में भले स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर ना हो, पर पावर दी किसको गई है फिर, तो हम देखेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट है, तो जो हमारा पार्लियामेंट है उसको एम्पावर किया गया है, उसके पास पावर है कि वो फॉर्मुलेट कर सकता है उन प्रिंसिपल्स को जो डिटरमाइन करेंगे क्या चीज़ कि किस तरीके से जो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का टैक्स क्या होगा दोनों ही उन स्टेट्स के बीच में। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी हिमाचल और राजस्थान में, क्योंकि हिमाचल और राजस्थान दोनों के बीच में जो है ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या सा ट्रेड होगा, क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, तो वो सब कौन डिटरमाइन करेगा, हमारी पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। सिमिलरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें कैसे टैक्स लगाना है, क्या लगाना है, तो वो भी पावर हमारी पार्लियामेंट को दी गई है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जो पावर है पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट आपको ये याद होना चाहिए कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो हमने बात की थी, इन सारे प्रोविजंस को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 286 में रखा गया है, ठीक है, कि किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पार्लियामेंट जो है पावर है। एंड इसको अमेंड किया गया था बाय 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शंस हम देखते हैं जहाँ बोला गया है कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो इम्पोज कर सकती है टैक्स ऑन द कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम का जो लोग कर रहे हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का सेल किया जा रहा है तो कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना सेल कर रहा है, तो उसमें जो टैक्स लगाने की जो पावर है किसके पास है, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास से पावर है, ठीक है। बट हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से वो जो टैक्स है वो नहीं इम्पोज कर सकते, ठीक है। तो नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन द कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो अगर मान लो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो उन दोनों केसेस पे जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है टैक्स नहीं लगा सकती। इसके अलावा अगर मान लो कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी कुछ है उस पर जो है कंजप्शन और सेल में, कंजप्शन या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का सेल होता है वहाँ पर टैक्स इम्पोज कर सकती है। तो यहाँ पे बस आपको मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि कौन सी वो दो कंडीशंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम भी किया जा रहा है और सेल भी किया जा रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो पहली कंडीशन यहाँ पे बोली गई है कि कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और सोल्ड टू द सेंटर, ठीक है। यानी अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में हो सकता है कि वहाँ पे सेंटर की कोई अथॉरिटी हो, ठीक है, सेंटर की कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट का। तो उस सेंटर गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस है, कोई अथॉरिटी है या फिर कुछ भी कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे मान लो चलाया जा रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाएगा। ऑब्वियसली बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ हो नहीं सकता। तो उस केस में जब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जा रहा है या फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी को सेल किया जा रहा है तो उस केस में जो है स्टेट लेजिस्लेचर उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, बिकॉज उस केस में जो टैक्स लगाने की पावर होगी वो सेंटर के पास होगी, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है कि अगर कोई भी सेंटर का कोई भी ऑफिस है उस पर्टिकुलर स्टेट में या फिर कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो पर्टिकुलर अथॉरिटी अगर उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही है तो उस अथॉरिटी से, उस प्रोजेक्ट के जो भी हेड है उससे आप उस पर आप कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये था पहला रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड में बोला गया है कि अगर ये इट इज़ कंज्यूम्ड इन द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एनी रेलवे by the center or by the concerned railway company or sold to the center or the railway company for the same purpose, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि ऑब्वियसली जो हमारा रेलवे है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? सेंटर के द्वारा। यानी सेंटर ही उसका कंस्ट्रक्शन करता है, उसको मेंटेन करना है, उसको ऑपरेट करना है। तो ये सारा का सारा जो रेलवे है किसके अंडर है? सेंटर के अंदर। सारा काम सेंटर गवर्नमेंट करता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं सेंटर नहीं करेगा तो इसके अलावा जो भी कंसर्न्ड रेलवे कंपनी है वो करती हैं। तो क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, उनका ऑपरेशन सेंटर या फिर जो भी कंसर्न रेलवे कंपनी उनके द्वारा किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को या फिर रेलवे को जो भी बिजली की ज़रूरत होगी, बिकॉज बिजली की ज़रूरत तो चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में जो भी बिजली को यूज़ किया जा रहा है, जो भी कंज्यूम किया जा रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को सेल किया जा रहा है, तो उस केस में भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती उस रेलवे अथॉरिटी से, ठीक है, या फिर जो भी रेलवे कंपनी है, बिकॉज उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है उस पर टैक्स लगाए, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों केसेस में हमने जो देखे हैं वहाँ पे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जा रहा है फिर सेल किया जा रहा है, ठीक है। पहला केस हमने देख लिया कि कोई भी अथॉरिटी अगर सेंटर की अगर स्टेट में होगी, दूसरा रेलवे के केस में, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड रिस्ट्रिक्शन। अब हम चलते हैं फोर्थ, जहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो इम्पोज कर सकती है टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर
or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by the parliament for regulating or developing any interstate river or river valley। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी हम देखते हैं कि दो स्टेट्स हैं, मान लो उन दो स्टेट्स के बीच में मान लो कोई रिवर जो है जारी है, तो उस रिवर के ऊपर मान लो हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रखा है। तो उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो भी अथॉरिटी बैठ रही है, जो भी उसको मेंटेन कर रही है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो पानी जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो अगर मान लो स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, फिर फर्दर उससे बिजली बनाई जा रही है, तो उस केस में जो भी पानी है या फिर उससे जो भी बिजली बना रहे हो, अगर नॉर्मल आपने पानी को स्टोर करके रखा है तो भी जो है टैक्स कौन ले सकता है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर उस पर टैक्स लगा सकता है। अगर उस पानी को आपने उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो उस पानी को, तो भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर उस इलेक्ट्रिसिटी पे जो है टैक्स लगा सकता है। फर्दर अगर आप उस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर बेच रहे हो किसी और अथॉरिटी को, तब भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर उस पर टैक्स लगा सकता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज इस केस में हम देखना में ये पड़ेगा कि जो रिवर है ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर जो है स्टेट से गुजर रही है, तो क्योंकि वो जो स्टेट है, ठीक है, उसकी ये जिम्मेदारी है, या फिर वो जो कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लैंड की वो ज़मीन है, मतलब लैंड जो है उसमें वो रिवर बह रही है, तो हो सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भाई कहे कि भैया रिवर तो हमारे स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो इस पर अगर जो भी बिजली बनाई जा रही है या फिर जो भी पानी को यूज़ किया जा रहा है भाई उस पर तो टैक्स हम लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दे रही है कि भाई आप ही यहाँ पर टैक्स इम्पोज कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बट इसके लिए तो है लॉ तो बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप जो है उस पानी से जो टैक्स लगा रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उस पर टैक्स लगा रहे हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स लगा रहे हो, तो स्टेट लेजिस्लेचर को उसके लॉ बनाना पड़ेगा। और वो लॉ जो है मान लो उन्होंने अपने लेजिस्लेचर से पास करवा दिया, पास करने के बाद जब वो गवर्नर के पास जाएगा वो पर्टिकुलर बिल, तो गवर्नर की ड्यूटी बनती है कि वो उस बिल को रिजर्व्ड कर ले प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि आप इंटर स्टेट रिवर पे जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, उसके पानी की कंजप्शन पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो बिल जो है भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन मिलते ही जैसे प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे देता है, तब जाके वो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर जो उस पर टैक्स रिलेटेड पावर उसको मिल जाती है, फिर वो उस पर टैक्स लगा सकता है। यानी कि बिना प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के, अगर मान लो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, प्रेसिडेंट का मना करना इन द सेंस कि जो सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रही है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट को टैक्स इम्पोज करना है या नहीं करना, उस पर्टिकुलर जो इंटर स्टेट रिवर या फिर रिवर वैली है उस पर जो भी वाटर को यूज़ किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में जो है टैक्स इम्पोज करना है नहीं करना, वो कौन डिसाइड करिए। है। ऑल्दो तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन लिया जा रहा था, क्या प्रेसिडेंट किससे पूछेगा? ऑब्वियसली जो सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे एडवाइस लेके ही प्रेसिडेंट जो है फर्दर अपनी एसेंट देगा, ये उन पर डिपेंड करता है। तो यानी प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी एसेंट देने से मना कर सकता है, अगर वो एसेंट नहीं देंगे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस पर पर्टिकुलर वाटर पे या इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है इस पर टैक्स लगाने की, बट वो पावर किसके थ्रू मिलेगी? जब वो बिल जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के पास कंसिडरेशन के लिए जाएगा, और जैसी एसेंट मिल जाएगी तब जाके उनको ही पावर मिल जाएगी। ठीक है, यानी बिना पर्टिकुलर लॉ को कंसिडरेशन मिले, बिना उसके एसेंट मिले स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी हैं जो टैक्स की पावर होती है स्टेट की। ठीक है, कि क्या कौन कौन से जो टैक्स की पावर है, टैक्स को लगाने की जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी वो हमने अच्छे से कवर कर ली हैं। अब हम बात करते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स रेवेन्यूज़ का। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे किस तरीके से दो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। पहली अमेंडमेंट आप देख सकते हो 80th अमेंडमेंट एक्ट है जो 2000 में आई थी, एंड दूसरी है 101 अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आया था। ठीक है, तो ये दोनों अमेंडमेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज इन दोनों अमेंडमेंट्स ने बहुत सारे मेजर चेंजेस जो है स्कीम में इंट्रोड्यूस करे थे, जहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है टैक्स के रेवेन्यू का, टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस करे। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले समझते हैं। सबसे पहला है 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो ये जो अमेंडमेंट आया था 2000 में, जहाँ पे बोला गया था कि पहली बात है ये 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से आया था, बिकॉज 10th फाइनेंस कमीशन ने बेसिकली जब देखा कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा कस्टम है, कस्टम टैक्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो इनकम टैक्स है, तो ये जो पर्टिकुलर टैक्सेस है इसका जो पैसा था वो हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखा करती थी। ठीक है, कि भाई हम तो स्टेट के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता था। बट जब 10th फाइनेंस कमीशन आया तो उस कमीशन ने ये बात बोली कि नहीं, ये जो पैसा है इसका आधा शेयर जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, जो भी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको मिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में से पहले जो है पावर इन टैक्स के ऊपर हमारे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, कि इसका पैसा जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रख सकती है, उसको ये पैसा किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी, अब ये ज़रूरी है जानना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 272 है,
ठीक है। तो आर्टिकल बेसिकली 272 उसमें ये बेसिकली लिखा हुआ था कि ये जो 3 टैक्सेस है उसको लेवी करना है, उसको कलेक्ट करना है, सेंटर ही कलेक्ट करेगी एंड इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर, मतलब मे बी यानी वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, तो नॉर्मली वो नहीं किया करती थी। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बेसिकली बोला गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम टैक्स, इनकम टैक्स जो है इसको लेवी करना है, यानी इस पर जो टैक्स लगाना है, इसको कैसे कलेक्ट करना है, उसकी पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड इसको और इसका जो पैसा आएगा वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखेगी। ठीक है। बट 10th फाइनेंस कमीशन ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाना है तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए 80th अमेंडमेंट बेसिकली की गई 2000 में। और इस अमेंडमेंट ने बेसिकली क्या किया होगा, तो भाई सबसे पहला काम तो यही करेगा कि जो आर्टिकल 272 है उसको डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज यही आर्टिकल जो है पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इसका पैसा आप खुद ही रखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले अमेंडमेंट ने इस आर्टिकल 272 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। उसके बाद बेसिकली जो कमीशन ने, 10th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो भी टोटल इनकम आएगी, यानी जो भी इन टैक्सेस से पैसा आएगा, उस पैसे का करीबन 29% जो है आपको किसको देना पड़ेगा, स्टेट्स को देना पड़ेगा, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनको देना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको जो भी मतलब ऑब्वियसली जो तीनों टैक्सेस है उसका लमसम अमाउंट आप टोटल आपने जो भी कलेक्ट कर लिया, उस टोटल का बेसिकली आपको 29% जो है स्टेट्स को देना पड़ेगा। ठीक है। एंड उन्होंने एक स्कीम लेके आए हैं जिसका नाम था ऑल्टरनेट स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। ठीक है। और इसी डिवोल्यूशन से बेसिकली पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को देने की बात की गई। ठीक है। अब ये जो स्कीम आई थी, ठीक है, उसमें बोला गया था कि इस पर्टिकुलर स्कीम को, जहाँ पे बोला जा रहा है कि 29% का पैसा जो है स्टेट्स को देना पड़ेगा, इस स्कीम को जो है कब इफेक्ट में लाना है, रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना कि रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इफेक्ट में लाने की बात की गई थी 1 अप्रैल 1996 से। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि जो एक्ट आया 2000 में आया है, बट इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही 1996 से, यानी 4 साल पहले से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ देखा भी था कि येस, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि किस तरीके से जो लॉ है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में ला सकते हैं। जो खासकर जो सिविल लॉ होते हैं या फिर जो टैक्सेटेड लॉ है, उनको आप रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में ला सकती है हमारी सरकार, उस पर उसको लॉ बना के। ठीक है। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर है कि अगर मान लो कोई भी लॉ जो ला रही है जिस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको इफेक्ट में ला सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली, सिर्फ किस केसेस में, सिविल और टैक्स में, यानी क्रिमिनल में ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको जब याद होगा, जब अपने फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको बेसिकली प्रोटेक्शन मिली हुई है, ऐसे कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता उन्हें। ठीक है। तो वहाँ पे हमने वो चीज़ देखी थी। और यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर एक्ट आया है, स्कीम आई है, इसको जब इफेक्ट में लाने की बात की रेट्रोस्पेक्टिवली, तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है। तो यानी कि अब इससे 4 साल पहले जो भी पैसा कलेक्ट हुआ होगा कॉर्पोरेट टैक्स का, कस्टम ड्यूटीज़ का, इनकम टैक्स का, तो उस पैसे का 29% जो है स्टेट्स को दिया जाने लगा। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स की बात की जा रही है, तो इस इनकम टैक्स में आप देख सकते हो टैक्सेस ऑन इनकम की बात की जा रही है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। बिकॉज इनकम 2 तरीके के हो सकते हैं, एक वो जो आप बेसिकली एग्रीकल्चर के अलावा कोई और सोर्सेज से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, उस टैक्स, तो उस पर्टिकुलर इनकम में जो टैक्स लगाने की पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। ठीक है। तो याद रखना, इस पर्टिकुलर इनकम टैक्स में टैक्सेस ऑन इनकम की बात की जा रही है, एग्रीकल्चर टैक्सेस की बात नहीं की जा रही। ठीक है। तो अब इनका पैसा भी जो है स्टेट सेंटर जो है स्टेट के साथ शेयर करेगा। कितना शेयर करने की बात की गई थी 10th फाइनेंस कमीशन ने, 29%। ठीक है। अब हम देखते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 101 जो अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2016 में, उसने बेसिकली एक न्यू टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो अगर हम जीएसटी की बात करें तो अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट ने बेसिकली क्या करा, जीएसटी को हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। जैसे कि हमने अभी पहले भी देखा था कि नॉर्मली कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कोई भी टैक्स नहीं आता था जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर थी उसको लेवी करने की। ठीक है। ऐसा कोई नहीं था। बट 2016 में जब ये अमेंडमेंट हुई तो जीएसटी को लाया गया और लाने के बाद उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया, सो दैट इस पर जो पावर्स होगी, पार्लियामेंट के पास भी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है कि इसमें लॉ बना सकती है कि किस तरीके से जीएसटी को लेवी करना, नहीं किस तरीके से जीएसटी को कितना लगाना है, कितने % का जीएसटी लगेगा किन किन चीज़ों पे। तो उसकी जो पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास भी है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। ठीक है। और जीएसटी में आप क्या समझते हो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों यहाँ पे की जाती है। ठीक है। तो जीएसटी के अंदर गुड्स भी काउंट किया जाता है, कोई सामान हो गया, ठीक है, तो वो सारे गुड्स आ जाते हैं। सर्विसेज जैसे मान लो इंटरनेट की सर्विसेज है, या फिर कोई जैसे हम देखते हैं आजकल हमारे जो सर्विस सेक्टर है जहाँ पे आप देखते हो आईटी हो गया, डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो वो सारी सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी इस तरीके से होता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्वियसली जब जीएसटी आया था तो उससे पहले बहुत से ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो हमारे सेंटर गवर्नमेंट है उसको लेवी किया करती थी, और कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट उसको लेवी किया करती थी। ठीक है। बट क्योंकि जब से जीएसटी आया है उसने इन सारे के सारे जो कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो यूनियन के थे, स्टेट गवर्नमेंट के थे, उसको रिप्लेस करके जीएसटी आ गया। ठीक है। तो वो कौन कौन से टैक्सेस थे वो एक एक करके हम देखते हैं।
और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो टैक्सेस जो थे पहले यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्ट टैक्सेस थे उसको हटाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज अगर हम नहीं हटाते तो कहीं ना कहीं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस होता कि भाई उस एक पर्टिकुलर चीज़ पे सेंटर भी जो है उस पर टैक्स लगा रहा है, फिर स्टेट भी टैक्स लगा रहा है, फिर जीएसटी भी देना है। तो मतलब एक ही पर्टिकुलर गुड एक सामान है जो यहाँ से वहाँ जा रहा है, उस पर बताओ स्टेट भी टैक्स ले रहा है, सेंटर भी टैक्स ले रहा है, जीएसटी भी आपने डाल दिए। तो इस तरह से जो कन्फ्यूजन ना हो, कास्केडिंग इफेक्ट ना हो कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ में एक पर्सन को दो बार टैक्स पे करना हो तो भाई नुकसान हो जाएगा उस इंसान का। ठीक है, तो इस कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए और एक तरह का एक कॉमन नेशनल मार्केट होना चाहिए सभी के सभी गुड्स एंड सर्विसेज का, ये सोचकर हमारी जीएसटी को लाया गया कि भाई कोई भी सामान कहीं से भी जा रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ एक बार टैक्स पे करना है, वो टैक्स क्या होगा, जीएसटी होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लाया गया था। ठीक है, और जिस तरीके से हमने देखा कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, बट कलेक्ट कौन करेगा, हमारा सेंटर गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद उसको जो है स्टेट और सेंटर के बीच में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से सेंटर के टैक्सेस थे जो इसके अंदर जो हम सब्ज्यूम हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहला है सेंटर की एक्साइज ड्यूटी, यानी जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें सेंटर अपना टैक्स लगाता था। ठीक है, वो अब जीएसटी के अंदर आ गया है। इसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी लिवीड अंडर दी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, यानी जो एक्साइज ड्यूटी हुई एक्ट 1955 में, वो सब भी इसके अंदर आ गए हैं। इसके अलावा सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस सो फार एज दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम जो कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस थे सेंटर के जो अब जीएसटी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं स्टेट की, यानी स्टेट के भी कुछ टैक्सेस थे। तो स्टेट के थे जैसे स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स हैं, जिसे सेल्स टैक्स कहते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स है, अदर देन टैक्स लेविड बाय द लोकल बॉडीज़ जो इंटरटेनमेंट टैक्स लेती है उससे हटा के जो इनकम टैक्स है स्टेट का, उसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा सेंटर सेल्स टैक्स हो गया, लेविड बाय द सेंटर कलेक्टेड बाय द स्टेट। नेक्स्ट है ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटरी एंड गैमलिंग, स्टेट सरचार्ज सेस इज सो फार एज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस बस आपको ओवरऑल पता होने चाहिए, इसको डिटेल में जानने की हमारे लिए अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेट के टैक्सेस है वो अब किसके अंदर आ गए हैं, जीएसटी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हमने अमेंडमेंट किया था 101 वाला अमेंडमेंट, तो इस अमेंडमेंट ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के किन चीज़ों को बेसिकली डिलीट कर दिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा आर्टिकल 268A और साथ ही साथ एंट्री 92C जो कि यूनियन लिस्ट में थी, इन्होंने इन दोनों चीज़ों को बेसिकली डिलीट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये 101 अमेंडमेंट लाई गई 2016 में, तो इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 268A और एंट्री 92C जो कि यूनियन लिस्ट में थी, इन दोनों को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये कहीं ना कहीं दोनों डील करता था सर्विस टैक्स के लिए, और सर्विस टैक्स अब किसके अंदर आ गया, जीएसटी के अंदर आ गया है। तो इस टैक्स पे जो भी चीज़ें होंगी वो सबकी अब ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं सर्विस टैक्स की। तो जब ये पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था तो उस समय जो इस टैक्स के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, उसको जो लेवी करने की पावर थी वो हमारे सेंटर के पास थी। ठीक है, कि किस तरीके से कितना कितना % का टैक्स लगाना है सर्विस टैक्स में, तो वो डिसाइड कौन करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा। बट इसको कलेक्ट करना और अप्रोप्रिएट करना, अप्रोप्रिएट इन द सेंस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसके पास पैसा रहेगा, उसकी पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास थी। ठीक है, तो कितना टैक्स लगाया जाएगा वो डिसाइड सेंटर कर रहा है, बट उसको कलेक्ट सेंटर भी कर सकता है। सेंटर और स्टेट देखो किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट है, उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी पर्सन ने कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बाद देने के बाद उसे कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो क्योंकि वो पर्सन एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो स्टेट उसको कलेक्ट कर लेगा। अगर मान लो वो पर्सन किसी यूनियन टेरिटरी में है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुदुचेरी हो गया, तो इन जगहों में आप देख सकते हो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंटर के कंट्रोल में होता है। तो उस पर्टिकुलर जगह में आप देख सकते हो कोई पर्सन अपनी सर्विस देगा, तो उस केस में जो है इस पर जो सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा उस पर, वो सेंटर के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में सेंटर और स्टेट दोनों ही इसको कलेक्ट कर सकती है। बाद में जो इसको अप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दोनों के बीच में होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों अमेंडमेंट्स को पढ़ लिया और आप देख सकते हैं कि दोनों ही अमेंडमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आज की डेट में, कि किस तरीके से टैक्स का जो पैसा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती है इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो दो अमेंडमेंट थी, 80th अमेंडमेंट एंड 101 अमेंडमेंट, इनके बाद से जो प्रेजेंट पोजीशन है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना टैक्स रेवेन्यूज़ का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आप देखोगे कि किस तरीके से आर्टिकल 268 में लिखा हुआ है कि टैक्स को लेवी किया जाएगा सेंटर के द्वारा, बट इसे कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करेगा, स्टेट करेगा। तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 269 जहाँ पे बोला गया है कि टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्ट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, बट इसे असाइन किया जाएगा स्टेट के द्वारा। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 269A जहाँ बोला गया है कि लेवी और कलेक्शन किया जाएगा
गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। देन हम देखेंगे आर्टिकल 270 जहाँ बोला गया कि टैक्स को लेवीड एंड कलेक्ट किया जाएगा सेंटर के द्वारा बट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर एंड स्टेट के द्वारा, ठीक है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 271 इसके अंदर आएगा जहाँ बोला जाएगा सरचार्ज जो लगाया जाता है सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर। नेक्स्ट हम देखेंगे टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय दी स्टेट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखने को मिलेगी एट प्रेजेंट कि किस तरीके से इन सब चीज़ों का जो पैसा है कैसे सेंट्रल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो आज प्रेजेंट पोजीशन है वो कैसे निकल के आए, इन दो एक्ट की वजह से निकल के आए, ठीक है। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आप आर्टिकल देख रहे हो जहाँ पे बोला गया है 268 आर्टिकल है जिसमें बोला गया है कि कोई इनमें जो टैक्सेस लिखे हुए हैं उन टैक्सेस को लेवी करना, लेवी इन द सेंस उस पर्टिकुलर टैक्सेस पे लॉ बनाना, वो हमारे सेंटर का काम है। और लॉ बनाने के बाद जब उस टैक्सेस को लगा दिया जाएगा तो लगाने के बाद जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा तो वो हमारा कलेक्शन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और इसको अप्रोप्रिएट यानी वो उस पूरे के पूरे पैसे को भी कौन रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस आ सकते हैं, तो इसके अंदर आती है स्टैम्प ड्यूटीज़, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटीज़ आपको पता है कि कोई भी पर्टिकुलर पेपर है उसको लीगल देने के लिए एक स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो वो स्टैम्प ड्यूटी पे जो कितना परसेंट की वो स्टैम्प ड्यूटी होगी तो वो कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा, ठीक है। और इस पर जो पैसा कलेक्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और उस पैसे को अपने पास रखेगी, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटीज़ किस किस पे लगाई जाती हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया कि किस तरीके से आप देखो बैंक में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं ये टर्म आपने आई थी इकॉनमी में अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब किए जाते हैं दो पार्टीज़ के बीच में तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक वैलिडिटी देनी पड़ती है कि भाई ये लीगल है। मतलब कोई पर्सन ये ना कह दे कि भाई मैंने तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज भले किया होगा बट मैंने इसमें पैसे वैसे दे रहा आपको वापस, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज को लीगल बनाने के लिए सो दैट अगर मान लो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ है कल को अगर वो कोई भी एक पार्टी उसको उससे मना करती है तो कल को वो पर्टिकुलर पर्सन जो है दूसरी पार्टी जो उस पर केस कर सकती है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर बिल पे या फिर किसी पर्टिकुलर कागज़ को अगर आपको लीगल बनाना है उस पर कानूनी हक मतलब कहते हैं ना कानूनी स्टैंप लगानी है उस पर तो एक स्टैम्प ड्यूटीज़ लगाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो वही बात है कि वो स्टैम्प ड्यूटीज़ यहाँ पे जो बात की गई है बिल ऑफ एक्सचेंज में लगती हैं, कुछ चेक्स होते हैं उस पर लगाई जाती है, जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, पॉलिसीज़ ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो जो पर्टिकुलर कागज़ होता है तो उसमें भी आप देखोगे स्टैम्प ड्यूटी लगी होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जब आप कोई भी शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हो फिर इसके अलावा हर वो चीज़ जिस पर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जा रही है तो कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी तो वो कौन डिसाइड कर रहा है, आपका सेंटर गवर्नमेंट। पर उस पर पैसा जो आएगा वो पैसा कौन कलेक्ट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी प्रोसीड निकल के आ रहा है यानी जो भी पैसा निकल के आ रहा है उस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट ही अपने पास रखेंगे। उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो यानी सेंटर का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें उसको नहीं रखा जाएगा उस पैसे को, ठीक है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो ये हमने देखा आर्टिकल 268 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 269 की। तो यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि इन पर्टिकुलर टैक्सेस पे जो टैक्सेस को लेवी करना कि कितना टैक्स लगाया जाएगा वो सेंटर डिसाइड करेगा, यहाँ तक कि कलेक्ट भी सेंटर करेगा बट कलेक्ट करने के बाद वो पैसा जो है पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो टैक्सेस आते हैं। सबसे पहला बात करते हैं टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर को हटा दो तो उसके अलावा जितने भी गुड्स की सेल की जाती है फिर परचेज की जाती है इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी दो स्टेट्स के बीच में जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है क्योंकि देखो दो पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है। अब किस तरीके से कितना मतलब हो सकता है कि मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट बोले कि नहीं इस पर 5% टैक्स लगना चाहिए, दूसरा स्टेट बोले कि नहीं इसमें 10% लगना चाहिए था, तो दोनों अपने तरीके से लेवी कर सकते हैं इसको, ठीक है। कलेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, भाई कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट ए कलेक्ट करेगा स्टेट बी कलेक्ट करेगा। तो इसलिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहते हैं भाई तुम परेशान मत हो, हम बता देते हैं कि जो गुड्स का मतलब एक गुड्स का जो भी सेल परचेज हो रहा है तो उसमें जो भी टैक्स होगा हम बता देते हैं कितना उस पर लगने वाला है। बिकॉज सेंटर क्या करेगा, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए सेंटर ने कहा मैं डिसाइड कर देता हूँ कि कितना लेवी करना, कलेक्ट भी मैं ही कर देता हूँ बस। कलेक्ट करने के बाद मैं तुम दोनों का जो भी हिस्सा होगा तुम दोनों को बांट दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। कि इंटर स्टेट जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है दो स्टेट्स के बीच में तो उस केस में जो भी टैक्स लगाना है कितना लगाना है सेंटर ने डिसाइड किया, कलेक्ट भी सेंटर ने किया और कलेक्ट करने के बाद जो भी स्टेट है उनको असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको दे दिया जाएगा। तो ये था पहला। सेकेंड हम बात करते हैं टैक्सेस ऑन, तो यहाँ पे बात की जा रही है टैक्सेस ऑन दी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट की बात हो रही, पहले केस में क्या बात हो रही थी, सेल और परचेज़ की कि किस तरीके से सेल और परचेज़ होगा, और यहाँ पे जो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स की बात की जा रही है तो भाई सेम है, कंडीशन देखो सेम ही है कि इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है तो उस केस में कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उस केस में हमारा सेंटर इस पर लॉ बनाएगा और उसको कलेक्ट करके स्टेट को दे देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि जो भी नेट प्रोसीड यानी जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है सेंटर के पास दे डू नॉट पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी सेंटर के पास एक भी पैसा जो है इसका नहीं जाएगा, ये सारा का सारा जो भी पैसा होगा जो भी कंसर्न स्टेट एंड जिन दोनों स्टेट के बीच में हो रहा है उसके पास चले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था आर्टिकल 269। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 269A की, जहाँ पे बोला जा रहा है कि बेसिकली जो लेवी एंड कलेक्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, तो वो कौन करेगा, तो वो हम देखते हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा जीएसटी है, तो उस जीएसटी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो सब ऑन द सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दो स्टेट के बीच में गुड्स और सर्विसेज का जो भी ट्रेड किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना परसेंट उस पर टैक्स लगाना है वो कौन डिसाइड करेगा? सेंटर डिसाइड करेगा। उसको कलेक्ट कौन करेगा? सेंटर ही कलेक्ट करेगा, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद जो भी टैक्स का पैसा होगा उसको डिवाइड किया जाएगा सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो जब आपकी जीएसटी बनाई गई थी तो उस जीएसटी में एक काउंसिल बनाई गई थी, जीएसटी काउंसिल, जहाँ पे आप देख सकते हो हर एक स्टेट की जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे उनके वो वहाँ पे बैठी होती है, साथ ही साथ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है। तो उस पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल में एक तरह से क्या होता है, पर्टिकुलर मीटिंग की जाती है और उस जीएसटी काउंसिल में आप देख सकते हो कि 1/3 जो वोटिंग होती है वो सेंटर के पास होती है, 2/3 किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल में जो हमारी जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी गई है, उनकी वैल्यू उनकी, सो दैट कि कोई भी डिसीजन जो यहाँ पे लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल में, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास अगर वेटेज ज़्यादा रहेगी तो वो अपनी जो बात है वो रख पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल है उसमें बेसिकली बताया जाएगा किस तरीके से जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ऐसा ना हो जो भी जीएसटी का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर रख ले, स्टेट को कम दे। तो इसलिए जो सहमति होनी चाहिए, बिकॉज इतने सारे टैक्सेस की जो पावर थी सेंटर और स्टेट के, एक तो सारी के सारी जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं से जो पैसा आएगा स्टेट गवर्नमेंट को अपने फाइनेंस करने के लिए वो जीएसटी से आने वाला है। तो इसलिए जीएसटी को जब लाया गया था सबसे पहले यही बात सिक्योर की गई थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये तसल्ली होगी कि जीएसटी काउंसिल में उनकी वेटेज ज़्यादा, इट मीन्स कोई भी डिसीजन यहाँ पे इस तरह से नहीं लिया जाएगा जहाँ पे उनकी सहमति ना हो, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल में क्या डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा किस तरीके से जो पैसा है सेंटर और स्टेट के बीच में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है उनके पास ये पावर है कि वो बेसिकली फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स है फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। कि मान लो कोई भी गुड है वो बनाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन है, जब आप मोबाइल फ़ोन देखते हो तो उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसके पार्ट्स जो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं। तो डिफरेंट जगह से आके फिर वो एक जगह आके असेंबल होते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स कहीं से आ रहे हैं, उस पर अलग से टैक्स लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें कि कहाँ से वो चीज़ जनरेट हुआ है, कहाँ पर वो सप्लाई हो रखा है, तो कि उसका जो प्रिंसिपल होगा कि कहाँ पर वो कितना टैक्स लगा रहा है, तो वो सारे के सारे प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास से, ठीक है। ताकि पार्लियामेंट अच्छे से डिसाइड करे कि कहाँ से गुड्स जनरेट हुआ है, कहाँ पे उसकी सप्लाई हुई है। साथ ही साथ व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी अगर मान लो सप्लाई जो की जा रही है गुड्स की या सर्विसेज की कहाँ से हो रही है, इंटरस्टेट ट्रेड यानी दो स्टेट की जो ट्रेड है या कॉमर्स है उनसे हो रही है, तो उस केस में भी क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, तो उन प्रिंसिपल्स को डिसाइड कौन करेगा? हमारा पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। तो यानी जीएसटी के केस में, ठीक है, कि कितना परसेंट जीएसटी लगना है, कौन सा गुड किस जीएसटी के कौन से परसेंट स्लैब में आएगा, तो वो सब लेवी करने का और कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लेवी है और कलेक्शन है दोनों के दोनों जो है वो हमारी सेंटर कर रही है। और जब बात डिस्ट्रीब्यूशन की आएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, क्या मैनर होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, बट किसके रिकमेंडेशन से? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से। यानी जीएसटी काउंसिल में सबने जो भी सहमति से अपना अपना लगाया होगा हिसाब कि कितना कितना पैसा जाना है, तो उस हिसाब से पार्लियामेंट फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा आर्टिकल 269A। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 में आप देख सकते हो बोला गया है कि जो टैक्सेस है उसको लेवी एंड कलेक्ट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, यानी उसको उस पर्टिकुलर चीज़ पर टैक्स जो कौन लगा रहा है? सेंटर लगा रहा है। कलेक्शन भी सेंटर कर रहा है, और कलेक्ट करने के बाद जो भी पैसा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में, ठीक है। तो जो आर्टिकल 270 है इस कैटेगरी में देखोगे तो सारे के सारे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ आती हैं रेफर टू इन द यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट जो है जहाँ पे सेंटर के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं उस पर्टिकुलर टैक्सेस के ऊपर। तो यूनियन लिस्ट में जो जो टैक्सेस आते हैं, ड्यूटीज़ आती है, वो सारे के सारे इस आर्टिकल 270 के अंदर इंक्लूड की गई हैं। बट एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, यानी तीन ये आपको जो दिख रहे हैं ये तीन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। क्यों एक्सेप्शंस हैं? बिकॉज ये जो टैक्सेस है ऑल्दो हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, बट क्योंकि ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है फिर भी हम कह सकते हैं कि इसमें जो है जो टैक्स का पैसा जो इनसे आएगा वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम देखते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, यानी इन तीन से जो भी पैसा आएगा वो हमारी स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मेनली सेंटर जो है अपने पास रखती है पैसे को, ठीक है। तो ये तीन ड्यूटीज़ कौन कौन सी है? तो पहले हम देखते हैं कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रेफर टू इन आर्टिकल 268, 269 एंड 269A, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी 268 की, जहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं उससे जो भी टैक्स है सेंटर बताइए भाई कितना टैक्स लगेगा, एंड उसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो यानी 268 में जितनी भी स्टैम्प ड्यूटीज़ थी उसका पैसा सेंटर और स्टेट के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ऐसा 270 में बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। सिमिलरली 269 में हमने देखा था कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में जो भी सेल परचेज गुड्स था या फिर कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स था, ठीक है, तो उस केस में जो टैक्स को लेवी कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, सेंटर डिसाइड करेगा और उस पैसे को स्टेट को दे दिया जाएगा।
ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया है आर्टिकल 269A, जहाँ पे जीएसटी की बात की गई थी कि जीएसटी में लेवी और कलेक्शन सेंटर करेगा, फिर देन उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सेंटर स्टेट। तो ऑलरेडी ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल्स हैं हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों के अंदर जो भी टैक्सेस आते हैं उनको इस आर्टिकल 270 के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन की गई है सर चार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ रेफर टू इट आर्टिकल 271। तो अभी अब जब आप आर्टिकल 271 हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से सरचार्जेस लगाए जाते हैं, तो उन सरचार्जेस को भी इसके अंदर आर्टिकल 270 के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। थर्ड हम देखेंगे एनी सेस लिवीड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो जैसे कि हम जानते हैं सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है, तो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सेस को बेसिकली लगाया जाता है, तो सेस का जो पैसा है तो वो भी सेंटर जो है स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो सिर्फ अपने पास रखता है। तो ये तीन ऐसे एक्सेप्शन हैं जो आर्टिकल 270 में नहीं आती। इसके अलावा जितनी भी ड्यूटीज़ है, जितनी भी टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल 270 के अंदर आते हैं, जहाँ पे उस पर्टिकुलर टैक्स पे जो लॉ बनाया जाता है, लेवी किया जाता है, कलेक्शन की जाती है, सेंटर के द्वारा की जाती है, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ दीज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है। बिकॉज जो भी पैसा कलेक्ट किया है सेंटर ने, ठीक है, अब वो सेंटर उस पैसे को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा फाइनेंस कमीशन। तो आप देखते हो हर 5 साल में जो हमारा प्रेसिडेंट है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है, और वो फाइनेंस कमीशन जो है बताता है कि किस हिसाब से जो सेंटर के पास जो पैसा कलेक्ट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जो भी नेट प्रोसीड होगा, इन सारे टैक्स का जो भी पैसा होगा, उसको कौन प्रिस्क्राइब करेगा, प्रेसिडेंट। बट किसकी रिकमेंडेशन से, फाइनेंस कमीशन की। बिकॉज फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर देंगे, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट कर देंगे, पार्लियामेंट फिर उस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 271 की। आर्टिकल 271 बेसिकली बात करता है कि सरचार्जेस ऑन सर्टेन टैक्सेस पे हम सरचार्ज लगाया जाता है, ड्यूटीज़ पे भी सरचार्ज लगाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर उस पैसे खुद रखता है। ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वो चाहे तो सरचार्ज को लेवी कर सकती है, किसी भी टैक्सेस के ऊपर लगा के, किसी भी ड्यूटीज़ के ऊपर लगा के, एज रेफर्ड इन द आर्टिकल 269 एंड 270 में जिस तरह से मैंशन कर रखा है। ठीक है। और मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो भी प्रोसीड होगा, यानी जो भी टैक्स का पैसा आएगा, उस सरचार्ज का जो भी पैसा होगा, वो सिर्फ सेंटर के पास ही जाएगा एक्सक्लूसिवली, यानी बिल्कुल भी उसका एक पैसा भी जो है सेंटर को, स्टेट को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। एंड दे हैव नो शेयर इन दिस सरचार्ज, यानी स्टेट का कोई शेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है सरचार्ज के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी जो है इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर दिस सरचार्ज, यानी कभी भी आप, जैसे कि अभी हमने बात किया कि सरचार्ज जो है टैक्सेस पे भी लग सकता है, ड्यूटीज़ पे भी लग सकता है, बट आपको याद रखना होगा कि जीएसटी भी एक तरह का टैक्स है, बट हम जीएसटी के ऊपर कभी भी सरचार्ज नहीं लगा सकते। ठीक है। एंड दिस सरचार्ज कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन जीएसटी। तो ये हमने आर्टिकल 271 देख लिया। अब हम बात करते हैं टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि इसमें वो सारे टैक्सेस को इंक्लूड किया गया है जिसकी में लेवी करना है, कलेक्ट करना है, रिटेन करना है, सबके सब जो है स्टेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो हमने जिस तरीके से बात की थी, जहाँ पे हमने बोला था कि स्टेट लिस्ट के अंदर करीबन जो है 18 ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट ही जो है उसको डिसाइड कर सकती है कि उन पर्टिकुलर टैक्सेस के ऊपर कितना कितना टैक्स लगाना है, यानी इसको लेवी कैसे करना है। फर्दर उसको कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और उस पैसे से जो भी टैक्सेस से जो भी पैसा आएगा उसको रिटेन भी कौन कर सकती है, मैंने स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है। तो याद रखना है आपको 18 हमारे ऐसे क्या हैं सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ये 18 हमने लिस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है। तो एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है लैंड रेवेन्यू की। ठीक है। तो लैंड जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपना लैंड वगैरह के, मतलब जो लैंड होता है स्टेट के अंदर, उसके पावर स्टेट को दी गई है। तो लैंड से कितना रेवेन्यू आएगा, कैसा कितना रेवेन्यू डिसाइड करना है, सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके बाद टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। कि एग्रीकल्चर इनकम याद रखना, इनकम टैक्स में जब हमने बात की थी कि सेंटर डिसाइड करेगा, बट हम वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि उस इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया था। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम में कितना टैक्स लगना है, क्या क्या रखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम को मेंशन किया गया है। इसके अलावा ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चर लैंड है, किस तरीके से सक्सेशन होगा। इसके अलावा स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टैक्सेस और मिनरल राइट्स, जो भी आपके मिनरल होते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जब उसकी माइनिंग की जाती है, तो कुछ राइट्स होते हैं, जैसे मान लो जो आपके ट्राइबल्स हैं, कुछ थोड़े बहुत ऐसे माइनर मिनरल्स होते हैं जिनके पास उनका राइट होता है कि वो उस मिनरल को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर भी कुछ थोड़ा बहुत टैक्स लगाया जाता है। तो उस पर कितना टैक्स लगेगा कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट।
इसके अलावा ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को वो एक एल्कोहलिक से ही आता है। नहीं, हम देख सकते हो कोरोना के टाइम में किस तरीके से जब स्टेट गवर्नमेंट की इकॉनमी एकदम क्रैश कर रही थी, तो वो सबसे ज़्यादा चाहते थे कि जो मतलब एल्कोहलिक जो दुकानें हैं उन सबको खोला जाए, सो दैट वहाँ से इतना ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू हासिल होता है कि पूछो मत। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कोरोना के टाइम में जो एल्कोहलिक शॉप्स जो थी उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इतने लोगों ने इस तरीके से कहा कि हमने एक तरीके से जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं वो एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ही फंड में पैसा जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं गवर्नमेंट की इकोनॉमी में। ठीक है, बट कुछ भी कहो, अल्कोहल बेसिकली ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, बट क्योंकि इसका फैसला सिर्फ उस पीने वाले इंसान को ही करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट तो उसको पूरी तरह से बैन नहीं कर सकती, बिकॉज आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट को उससे मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अल्कोहलिक के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन हेम्प अदर नार्कोटिक ड्रग्स हो गया, नार्कोटिक्स बट नॉट इंक्लूडिंग मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल और नार्कोटिक्स, बिकॉज वो किसके अंदर आ जाएगा, सेंटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो और अल्कोहलिक्स हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। इसके बाद है टैक्सेस ऑन कंजप्शन ऑफ सेल और इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हमने बात की थी कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टेट के अंदर कंज्यूम करना है और उसको सेल करना है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट याद रखना, हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी थी रिस्ट्रिक्शन में कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर मान लो सेंटर की कोई अथॉरिटी है, उसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है उस पर वो टैक्स नहीं लगा सकते, उस पर सेंटर लगाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने सेकेंड में देखा था कि जो रेलवे वगैरह है स्टेट के अंदर है, बट क्योंकि उसको मेंटेन कंस्ट्रक्शन सिर्फ जो हमारा सेंटर है वही करता है, तो उस पर्टिकुलर रेलवे में जो भी बिजली जाती है उसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा, सेंटर। उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिसिटी उस पर्टिकुलर स्टेट में कंज्यूम की जा रही है, सेल की जा रही है, उस पर टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि बेसिकली प्लेन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, और सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स ऑफ सच गुड्स, तो उसमें वो छोड़ के बाकी सब में वो टैक्स लगा सकती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन से टैक्सेस हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं बात की गई है टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज, यानी रोड से या फिर इनलैंड वाटरवेज से जो भी गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसफ़र होता है तो उस पर कितना टैक्सेस लगना है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सिमिलरली टैक्सेस ऑन व्हीकल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद टैक्सेस ऑन एनिमल एंड बोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है टोल टैक्सेस हो गया। ठीक है, स्टेट के पास होते हैं। देन टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो ये भी स्टेट के अंदर आते हैं। कैपिटेशन टैक्सेस भी हो गया। देन टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टू द एक्सटेंट लेविड एंड कलेक्टेड बाय अ पंचायत और म्यूनसिपालिटी और अ रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो इसको जो एंटरटेनमेंट या फिर अम्यूजमेंट होते हैं उसको एक्सटेंड कर रखा है, उसकी पावर जो है किसको भी दे रखी है, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ को या फिर रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो स्टैम्प ड्यूटी हो गई ऑन डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट वाले को छोड़ दो, उसके अलावा जो है स्टैम्प ड्यूटीज़ ऑन डॉक्यूमेंट्स जो है किसको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है आपकी फीस ऑन दी मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट कोर्ट फीस, यानी जो कोर्ट में जो फीस लगाई जाती है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो भी फीस जो मेंशन की गई है स्टेट लिस्ट के अंदर, तो उन सभी फीस में भी जो टैक्सेस मतलब जो भी चार्जेस लगाया जाना है कितने फीस में कितना पैसा होगा, तो वो सब भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी। तो ये हमने बेसिकली देखे कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी 18 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाना किस तरीके से कलेक्ट किस तरीके से करना और टैक्स का पैसा जो है स्टेट के पास जाएगा वो पावर पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। तो यहाँ पे हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखा टैक्सेस का। अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है उससे जो पैसा आता है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन टैक्सेस की, यानी टैक्सेस के अलावा जो पैसा होता है वो किस तरीके से किन किन चीज़ों में जो सेंटर अपने पास रखता है और किन चीज़ों में स्टेट अपने पास रखता है वो हम देखेंगे। तो सेंटर में हम देखते हैं जो रिसिप्ट होती है यानी जो पैसा रेवेन्यू मिलता है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर, यानी कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से सेंटर को पैसा मिलता है, वो सोर्सेज क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ की। तो जैसे हमें पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है, तो पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा होता है जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो क्योंकि वो पोस्ट जो है किसके अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो इससे जो भी पैसा वहाँ पे सेव हो रहा है तो हर एक पैसा जो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हो कि पोस्ट ऑफिस जो आपके रूरल एरियाज़ हो या फिर आपका जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी मात्रा में लोग जो अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कह सकते हैं जो इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू बैंक में अगर आप पैसे रखो। ठीक है,
टेलीग्राफ जो पहले के टाइम पे काफ़ी यूज़ होते थे, तो उन सब से जो भी पैसा मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। इसके अलावा रेलवे, तो जिस तरह से हमने देखा रेलवे किसकी प्रॉपर्टी सेंटर की है, तो रेलवे का कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वगैरह तो सब रेलवे का, तो इसलिए रेलवे में जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, जो भी रेलवे से पैसा, रेलवे जो भी पैसा कमाएगा कहीं ना कहीं किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बैंकिंग हो गई, तो जितने भी बैंक्स होते हैं सरकारी बैंक हो गए, तो उस बैंक्स में जो मेजर शेयर होल्डिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो इसलिए जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा बैंक का वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग हो गई, जैसे टीवी हो गया, ठीक है, टीवी के ब्रॉडकास्ट होते हैं, उसके बाद स्पेक्ट्रम एलोकेट करना पड़ता है, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, तो इन सब चीज़ों पे किसका मतलब हक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इससे जो भी रेवेन्यू मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखता है। जैसे मान लो अभी एयरटेल है, तो एयरटेल जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट का जो भी पैसा है बोला गया है देने को, तो किसके पास हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एयरटेल हो गया, जितने जियो हो गया है, रिलायंस हो गया है, आइडिया हो गया, तो इतने भी ये होते हैं जो नेट मतलब एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, तो इन सब का पैसा जो है किस में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा कॉइनेज एंड करेंसी, तो उसमें भी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, सेंटर के खुद के कुछ एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे, जैसे BHNL हो गया, ठीक है, ONGCL हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेंटर के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, तो क्योंकि सेंटर का इसमें अपना स्टेक है, तो जो भी कल को रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो इससे पैसा किसका जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, एस्टेट एंड लैब्स, ठीक है, 19 छोड़ देना, तो एस्टेट एंड लैब्स जो होता है वो बेसिकली उसका पैसा किस पे जाता है, सेंटर पे। तो एस्टेट एंड लैब्स क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेट की। तो एस्टेट का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में है, दैट वुड हैव अकर्ड टू किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी जो हमारे किंग थे उस समय ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी हो, या फिर जो हमारे रूलर्स रहते थे इंडियन स्टेट में से, प्रिंसली स्टेट हो गए, राजा महाराजा हो गए, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी इंडिया में, ठीक है। अब क्योंकि डेथ ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी हायर, मतलब क्योंकि अगर मान लो जिसकी प्रॉपर्टी थी वो पर्सन की अब डेथ हो गई है और उसने अपना कोई नेक्स्ट कि किसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी वो हायर बेसिकली उसने बताया नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें जो भी पर्सन की प्रॉपर्टी थी वो उसके मर जाने के बाद कोई भी लीगल पर्सन जो होता है जिसको मिलनी चाहिए वो डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, स्ट्रीट प्रॉपर्टी। तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी जो है जो सेंटर के एरिया में आती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो भी पैसा जनरेट होगा वो किसके पास जाएगा, सेंटर के पास। सिमिलरली आप देखोगे जब हम स्टेट के केस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी स्ट्रीट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे स्टेट में होगी तो उसका पैसा जो है स्टेट को मिलेगा। अब हम बात करते हैं लैब्स की। तो लैब्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि मतलब टर्मिनेशन ऑफ राइट्स थ्रू डिसयूज़ और फेलियर टू फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, यानी कि मान लो कि कोई भी प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर को आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया, इसके वजह से जो भी आपके राइट्स थे उस प्रॉपर्टी पे टर्मिनेट हो गए हों, उसको बेसिकली लैब्स कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गई हों। वैसे ये आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 67 है, जहाँ पे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिटी के अंदर दे रखा है, एंड वहाँ पे हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आपको जानने की ज़रूरत है कि एस्टेट और लैब्स जो है सेंटर के केस में अगर होगा तो सेंटर को मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट के केस में अगर वो आएगी प्रॉपर्टी तो स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट को भी कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ मिलती होंगी, तो किन किन जगहों से मिलते हैं। तो सबसे पहला है आपका इरिगेशन। तो इरिगेशन जो भी है उसमें जो भी कमाई होती है वो सरकार के पास जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सिमिलरली फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और स्टेट के खुद के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं। देन एस्टेट एंड लैब्स हमने देख लिया। इसके अलावा जो भी अदर चीज़ें हैं जो कि स्टेट के उसमें मेंशन की गई है, स्टेट लिस्ट में मेंशन की गई है, तो उन सब का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू को देख लिया। अब हम देखेंगे ग्रांट्स एंड एड टू दी स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो हमारी ग्रांट्स एंड एड है, तो इसमें देखने को मिलेगा कि बिसाइड शेयरिंग द टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, तो जिस तरीके से टैक्सेस को शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ग्रांट्स एंड एड जो है दी गई है स्टेट्स को फ्रॉम द सेंट्रल सोर्सेज, यानी सेंट्रल के जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स दे सकता है, यानी ग्रांट एंड एड, यानी उनकी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए कुछ पैसे जो है ग्रांट के तौर पर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है। तो ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे, अगर आपसे पूछे कि लिखी हुई है तो येस, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस तरीके से सेंटर रिसोर्सेज से कुछ ग्रांट एंड एड जो स्टेट को दी जा सकती है। अब यहाँ पे हमें दो तरह के ग्रांट्स देखने को मिलेंगे, पहला एक स्टैट्यूटरी ग्रांट है, दूसरा एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट है, तो इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया होगा। तो यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे आर्टिकल 275 के थ्रू क्या मतलब पावर दी गई है हमारे पार्लियामेंट को कि वो इस तरह की ग्रांट्स जो हैं स्टेट को दे सकते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि कब देना है, कब पता चलेगा कि भाई स्टेट को इस ग्रांट की ज़रूरत है। तो उसमें बोला गया है कि जब भी नीड होगी फाइनेंशियल असिस्टेंस की, ठीक है, यानी जब भी स्टेट को लगेगा कि उसके पास पैसों की कमी है तो वो चाहे तो पार्लियामेंट से मांग के जो है ये पार्लियामेंट उसको ये ग्रांट जो है दे सकता है। अब आपको यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट
टू गिवन एवरी स्टेट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर एक बार में जो ग्रांट देनी है हर एक स्टेट को देनी पड़ेगी, नहीं। जो जो स्टेट लगता है कि उन्हें उस टाइम पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तब जाके जो है आप पार्लियामेंट जो है उनको ग्रांटिनेट देगी, तो सभी को देना ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि डिफरेंट सम मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट, कि हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट्स, जितने भी डिफरेंट स्टेट हैं उनके लिए डिफरेंट सम्स जो है अलॉट की गई हों। फॉर एग्जांपल मान लो आप देख सकते हैं यूपी, बिहार थोड़े से कम डेवलप है एज़ कम्पेयर टू सदर्न स्टेट, तो हो सकता है कि जो हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करे भाई इनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनको मान लेते हैं कि थोड़े ज़्यादा पैसे देना है। सिमिलरली जो सदर्न स्टेट है उनको भी पैसों की ज़रूरत है बट इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इनके कम में भी चल जाएगा, तो इनको कम पैसा देना है। तो इस तरीके से डिफरेंट पैसा जो है डिफरेंट स्टेट को दिया जा सकता है इन स्टेटूटरी ग्रांट के थ्रू, ठीक है। और ये जो पैसा होगा कहाँ से निकाला जाएगा, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, जहाँ पे सेंटर का जो भी पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमाती है, ठीक है, तो उस पैसे को वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखती हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे पैसा आता है, कैसे कैसे आता है, तो वो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो सेंटर का जो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, तो हर साल जो है पार्लियामेंट चाहे तो इस फंड में से जो है पैसा स्टेट्स को दे सकती है, उन स्टेट्स को जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत हो। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, हमारे आर्टिकल 275 में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक ग्रांट फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट। यानी कि अभी जो हमने बात की है वो तो हमने बात की है जब किसी स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तब उनको पैसा देना है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बोला गया है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रांट भी आप दे सकते हो। इनको देना है जब भी बात होगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वेलफेयर को प्रमोट करने की, यानी कोई भी ऐसे स्टेट है जिन स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनका वेलफेयर करना है, तो उनको प्रमोट करना है, तो कहीं ना कहीं उन स्टेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए उस केस में उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रांट जो है पार्लियामेंट इन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी दे सकती हैं। साथ ही साथ इसलिए भी दिया जा सकता है फॉर द रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, यानी जो भी शेड्यूल्ड एरिया है उस शेड्यूल्ड एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल को और बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो स्टेट को जो भी पैसों की ज़रूरत होगी तो उस केस में स्पेसिफिक ग्रांट जो दी जा सकती है स्टेट को, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम। तो यानी और स्टेट जिन जिन स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे तो दिया ही जाएगा, साथ साथ यहाँ पे असम जो असम एज ए स्टेट है उसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हम स्टेचुटरी ग्रांट में देखोगे ये पार्लियामेंट जो है जो भी ग्रांट है वो एज अ फाइनल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी किसी स्टेट को तब दे सकता है। साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रांट भी दे सकता है उन स्टेट को जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर करना हो या फिर उस शेड्यूल्ड एरिया में लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रेस करना हो, तब जो है स्पेसिफिक ग्रांट को दी जा सकती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टैट्यूटरी ग्रांट है अंडर आर्टिकल 275, यहाँ पे दो तरह की ग्रांट आपको देखने को मिलेगी। एक तो जनरल ग्रांट है, जनरल ग्रांट में आप देख सकते हो कि जिन पर्टिकुलर स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी उनको जनरल ग्रांट के थ्रू दी जाएगी, और एक होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रांट जो कि दी जाती है किस केस में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए और शेड्यूल्ड एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल बढ़ाने के लिए। और ये जो भी ग्रांट्स हैं जो कि स्टेट को दी जाएगी किसकी रिकमेंडेशन से दी जाएगी, फाइनेंस कमीशन की। यानी जब भी हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को बिठाया जाएगा तो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा भाई किस स्टेट को कितनी ज़रूरत है। तो ज़रूरत के हिसाब से जो है फाइनेंस कमीशन फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है पार्लियामेंट है उनको बताएगा भाई कि इन स्टेट में ये प्रोग्रेशन करनी है तो आपको इन स्टेट को इतना पैसा देना पड़ेगा, एंड इन एरिया में शेड्यूल एरिया है या शेड्यूल ट्राइब्स इनके डेवलपमेंट के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से डिसाइड नहीं करेगी कितना पैसा किस स्टेट को देना है, वो डिसाइड कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन करेगा। तो एक तरह से फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा हर एक स्टेट वाइज कितना पैसा देना है, एंड उस रिपोर्ट की जो भी रिकमेंडेशंस लिखी होंगी फाइनेंस कमीशन की वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट उसको फिर फॉलो करके उतना पैसा जो है डिफरेंट स्टेट्स को दे सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा स्टैट्यूटरी ग्रांट को। अब हम देखते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट का आप मतलब समझ ही रहे होंगे नाम से कि डिस्क्रिशन होती है, यानी उनकी मर्जी है वो चाहे तो ग्रांट दे सकते हैं नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम देखेंगे आर्टिकल 282 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में कहा गया है कि ये जो ग्रांट है वो बेसिकली एम्पावर करती है बोथ सेंटर एंड द स्टेट टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर के साथ साथ स्टेट को भी पावर मिली है कि वो भी स्टैट्यूटरी डिस्क्रिशनरी ग्रांट दे सकते हैं। और ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है आप देख सकते हो सेंटर और स्टेट दोनों दे सकते हैं, और किसके लिए दे सकते हैं, पब्लिक पर्पस के लिए, यानी जब भी लगेगा कुछ पब्लिक पर्पस है ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्कीम लाई गई है तो स्कीम का फ़ायदा अगर मान लो उस पर्टिकुलर स्टेट में काफ़ी अच्छे से हो रहा है तो उसको और ज़्यादा इंप्लीमेंट करने के लिए चाहे तो उसको पैसा दे सकती है उस पर्टिकुलर स्टेट को, ठीक है। तो डिफरेंस क्या याद रखना है स्टैट्यूटरी और डिस्क्रिशनरी ग्रांट में, कि स्टैट्यूटरी ग्रांट में जो ग्रांट देने की पावर है सेंटर को दी गई है कि सेंटर पर्टिकुलर स्टेट को देगा, और डिस्क्रिशनरी ग्रांट में सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दी गई है कि आप पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट दे सकते हो, ठीक है। इवन इफ इट इज़ नॉट विद इन द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। फॉर एग्जांपल मान लो जो सेंटर है
तो उसका जो भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, यानी जिन जिन एरिया में वो लॉ बना सकता है, तो होना ये चाहिए था कि जिन जिन एरिया में वो लॉ बनाए उन्हीं स्फेयर में वो उसको ग्रांट थे। बट ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि भले ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी उनके रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं भी आता वो पर्टिकुलर एरिया, फिर पर्टिकुलर जो भी स्कीम है, फिर जो भी पॉलिसीज़ है, फिर जिस भी पर्पज़ के लिए वो देना चाहते हैं, वो पर्पज़ बेसिकली उनके जो भी रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं आता, तो तब भी वो चाहे तो वो ग्रांट दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई स्कीम है मान लो, तो वो स्कीम मान लेते हैं कि सेंटर के स्फेयर में नहीं है, भाई सेंटर ने इसको नहीं लेके आई है, या फिर सेंटर का उसमें कोई भी रोल नहीं है। सिमिलरली कोई स्टेट है, वो देख सकती है कोई पर्टिकुलर स्कीम है जो स्टेट की है, तो वो स्टेट के द्वारा नहीं लाई गई है, बट कहीं ना कहीं भले ही आपके लेजिस्लेटिव स्फेयर में वो ना हो, फिर भी आपके पास ड्यूटी है, या फिर कहीं ना कहीं आपको पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप एक पब्लिक पर्पज़ के लिए डिस्क्रिशनरी ग्रांट यानी कुछ पैसे दे सकते हो। ठीक है, अंडर दिस प्रोविजन द सेंटर मेक ग्रांट्स टू द स्टेट। ठीक है, तो भले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दी गई है, बट मोस्टली आप देख सकते हो सेंटर इस तरह की डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है स्टेट को देता है, बिकॉज स्टेट किसको देगा, स्टेट को तो खुद पैसों की ज़रूरत है, तो नॉर्मली देखा जाता है तो सेंटर ही ग्रांट देता है स्टेट को। और इन ग्रांट्स को बेसिकली डिस्क्रिशनरी ग्रांट बोला जाता है, बिकॉज द रीज़न बीइंग दैट द सेंटर इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव दिस ग्रांट। मतलब सेंटर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऐसे कि उन्हें देना ही देना ही है। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट में बोला जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि भाई इसको देना है, तो एक तरह का ऑब्लिगेशन है कि सेंटर को देना ही पड़ेगा। पर डिस्क्रिशनरी ग्रांट में नाम से पता चला डिस्क्रिशन है, तो यहाँ पे सेंटर के पास कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन्हें ये ग्रांट्स देनी ही पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज ये उनके डिस्क्रिशन के अंदर आता है, उनकी अपनी मर्जी यहाँ पे चल सकती है। ठीक है, और ये जो ग्रांट्स होती हैं वो उनके दो पर्पस होने चाहिए। जब आप किसी को दे रहे हो तो दो पर्पस आपको देखने पड़ेंगे। पहला, टू हेल्प द स्टेट फाइनेंशियली टू फुलफिल प्लान टारगेट्स, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कौन से दो पर्पसेस हैं। पहला पर्पस ये है कि कोई भी स्टेट है उसको मान लो कोई भी टारगेट फुलफिल करना है, बट उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए उसके पास फाइनेंस की कमी आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने के लिए आप पर्टिकुलर स्टेट को फाइनेंस दे सकते हो, और वो जो फाइनेंस है वो एक तरह का डिस्क्रिशनरी ग्रांट से आएगा। ठीक है, तो यानी आप देख सकते हो कि किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर स्कीम है काफ़ी अच्छे से चल रही है, बट स्टेट के पास पैसा नहीं है वो स्कीम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या फिर लोगों को तक पहुंचाने में। तो सेंटर चाहे भले सेंटर की वो लेजिस्लेटिव फील्ड में नहीं आता, बट फिर भी सेंटर जो है अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करके अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से चाहे तो दे सकता है स्टेट को उसमें से पैसा। ठीक है, सेकेंड रीज़न कौन सा है, तो सेकेंड में बेसिकली बोला गया है टू गिव सम लेवरेज टू द सेंटर टू इन्फ्लुएंस एंड कोऑर्डिनेट स्टेट एक्शन टू एफ्लुएंट नेशनल प्लान। यानी कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लो जो स्टेट है एक मान लो नेशनल प्लान लेके आई है, तो नेशनल प्लान में किस तरीके से सेंटर का इन्फ्लुएंस रहेगा, किस तरीके से सेंटर कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट के साथ, तो उस कोऑर्डिनेशन को लेवरेज करने के लिए बढ़ाने के लिए जो है चाहे तो सेंटर जो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट दे सकता है। ठीक है, बिकॉज जब भी कोई नेशनल प्लान आता है तो आप सोच सकते हो पूरे नेशन के लिए वो यूज़ होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उससे अच्छे से इफेक्टिवली मतलब उसको इम्प्लीमेंट करे उस प्लान को। बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मान लो कुछ पैसों की कमी आ रही है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो सेंटर क्या करेगा अपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट के थ्रू वहाँ पे अपना एज ए इन्फ्लुएंस भी वहाँ पे बढ़ा सकता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकता है, और उस पर्टिकुलर नेशनल प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने दो रीजंस देख लिए जहाँ पे डिस्क्रिशनरी ग्रांट को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने स्टैट्यूटरी ग्रांट और डिस्क्रिशनरी ग्रांट को समझ लिया। अब हम अदर ग्रांट्स देखते हैं। तो इस अदर ग्रांट्स में हम देख सकते हो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट जो है इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो पर्टिकुलर ग्रांट है वो एक तरह से टेम्प्रेरी पीरियड के लिए दी जाती है। ठीक है, तो हुआ ये था कि उस टाइम पे जो असम है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, उस टाइम पे जूट का जो प्रोडक्शन होता था और एक्सपोर्ट जो किया जाता था काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पे उस समय जूट का काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रीज़ थी, ज़्यादा मात्रा में उसको जूट को बना के जो है बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उस टाइम पे जो एरियाज़ है असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इतने डेवलप नहीं थे, ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा जूट और जूट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, तो उस केस में उनको कुछ ग्रांट्स दिए जाते थे। ठीक है, उन ग्रांट्स को इस अदर ग्रांट्स के अंदर शामिल किया गया है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर ग्रांट्स हैं वो एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए दी गई थी, एंड उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट हुआ था कब 26 नवंबर 1950 को, तो उस टाइम से लेकर करीबन 10 साल तक बोला गया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उससे 10 साल तक जो है ये पर्टिकुलर ग्रांट दी जाएगी इन 4 स्टेट्स को, सो दैट वो ज़्यादा अच्छे से जूट का प्रोडक्शन कर सके, उसको एक्सपोर्ट कर सके। और जैसे 10 साल पूरे हो गए थे उसके बाद आई थिंक इसको ग्रांट को देने से फिर इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो चार्जेस थे मतलब ये जो पैसा था इस ग्रांट के लिए जो दिया जाना था वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाना था। ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन से, तो याद रखना फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करते थे कि भाई कितना कितना पैसा जो है इन चारों स्टेट्स को जाएगा। ठीक है, इस जूट की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे अदर ग्रांट्स को समझ लिया। अब हम देखते हैं बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि जीएसटी जब आई गई थी तो जीएसटी काउंसिल भी आया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर काउंसिल में ये से डिसाइड होनी थी ना कितना पैसा किस किस को एलोकेट होगा। तो वही हम देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या है।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक ज़रूरत थी कि कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ठीक है। तो जब जीएसटी लाया गया था तो इस बात में फोकस दिया गया था कि क्योंकि जीएसटी लाया जा रहा है, उसे तो लॉस बनाने हैं, उसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद किस तरीके से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस केस में कॉपरेशन अगर कोऑर्डिनेशन अगर सेंट्रल स्टेट का अच्छे से अगर देखने को मिलेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि जीएसटी जो है स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर पा रहा है। तो उन दोनों के बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए ज़रूरी था कि किस तरीके का कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे दोनों आके जो है बातचीत कर सकें। तो वो क्या था, बेसिकली जीएसटी काउंसिल था, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस कंसल्टेशन प्रोसेस, तो 101 कमिटमेंट एक्ट लाया गया 2016 में, एंड जिसके थ्रू जो है हमारा एस्टैब्लिशमेंट किया गया जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा आर्टिकल 279A है, तो वो आर्टिकल जो है बेसिकली हम कह सकते हैं पावर करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो यानी वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि आपको बेसिकली इस जीएसटी काउंसिल को बनाना पड़ेगा बाय एन ऑर्डर, यानी कोई भी ऑर्डर इशू करके आपको जीएसटी काउंसिल को बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट है, जैसे ही हमारा मतलब जिस दिन 101 अमेंडमेंट एक्ट आया होगा 2016 को, उस दिन जिस दिन अमेंडमेंट आ गया उसके लगभग 60 डेज़ के विदिन, ठीक है, 60 डेज़ के अंदर तक प्रेसिडेंट को ये बोला गया है कि आपको कैसे ना कैसे करके जीएसटी काउंसिल को बनाना है, ठीक है। तो जब हमारा 2016 में जिस भी डेट हुआ, जिस भी मंथ में आया होगा हमारा 101 अमेंडमेंट एक्ट, तो उस दिन से लेके 60 दिन के अंदर तक प्रेसिडेंट को इस जीएसटी काउंसिल बेसिकली बनाना था एक ऑर्डर को इशू करके, और ऐसा देखा गया कि वो बनाया भी गया, ठीक है। तो आज जीएसटी काउंसिल जो है काफ़ी अच्छे से काम भी करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एंड ये जो काउंसिल है एक तरह का जॉइंट फोरम था फॉर द सेंटर एंड द स्टेट, एंड इट रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द फ्लोइंग मैटर, ठीक है। तो यानी हम देख सकते हैं कि जो काउंसिल बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं दोनों ने मिलके जो है यहाँ पे अपनी अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी किन किन मैटर्स के ऊपर। तो वो मैटर्स अभी हम देखेंगे कि इन मैटर्स के ऊपर जो है दोनों ने मिलकर अपनी जो रिकमेंडेशंस देनी थी, फिर उस हिसाब से जो तय करना था किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहला जो मैटर है वो ये कहता है कि जो भी टैक्सेस हैं, सेसेस है या फिर जो सरचार्जेस है जो लिवीट किए जाते थे सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, लोकल बॉडीज़ के द्वारा, दैट वुड गेट मर्ज्ड इन जीएसटी, ठीक है। यानी आज की डेट में जीएसटी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो पहले कहीं ना कहीं सेंटर के पास पावर थी कि उन पर्टिकुलर टैक्सेस या सेसेस सरचार्ज में अपने हिसाब से लेवी कर सकता है। तो सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गई, तो इन तीनों के जो भी टैक्सेस थे, सेसेस थे, सरचार्ज थे, इन पर जो लगाने की जिनकी पावर थी, इन सबके सब जीएसटी के अंदर आ गई हैं। तो क्योंकि जीएसटी के अंदर सबके सब आ गए हैं, तो इनके ऊपर, इन जीएसटी के अंदर जो जो चीज़ें हैं उन पर किस तरीके से टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उससे जो पावर है दोनों के पास है कि दोनों डिसाइड करें कि क्या क्या चीज़ों पर किस तरीके से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट बोला गया है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आती हैं जो जीएसटी के अंदर सब्जेक्टेड है और जो इससे एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा मॉडल जीएसटी लॉज होंगे, ठीक है, कुछ कुछ लॉज होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे किस तरीके से जो है जीएसटी को लागू करना है, लेवी करना है। अपॉइंटमेंट होगा जीएसटी लेवीड ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब कह सकते हैं कि जीएसटी के ऊपर जो जो कानून बनाने हैं और किस तरीके से प्रिंसिपल डिसाइड करने के कैसे कैसे जीएसटी को लेवी करना है, और कैसे जब इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स किया जाता है तो उस केस में किस तरीके से हमें सप्लाईज कहाँ से जनरेट हो रही हैं, तो उस प्रिंसिपल को भी बेसिकली यहाँ पे तय किया जाएगा कि किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई को कौन गवर्न करेगा कौन नहीं, ठीक है। इसके अलावा है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं सभी के सभी जो ज़रूरी नहीं है सभी के सभी को जीएसटी के अंदर एनरोल करना है, तो किन लोगों को एनरोल करना है किन को नहीं, तो वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि भाई जिसका बिजनेस का टर्नओवर इतना होगा, ठीक है। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर है बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट तय कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ से नीचे जो होगा उनको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, 5 करोड़ से जो ऊपर है उसको जीएसटी करने की ज़रूरत है। तो ये 5 करोड़ एक्चुअली मैंने ये एज्यूम किया है, आप इसको फिक्स मत समझ लेना। तो जो भी अभी मतलब आज की डेट में जो भी टर्नओवर की लिमिट होगी तो वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये XYZ जो भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड की लिमिट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, ये जीएसटी काउंसिल में जो सेंटर और स्टेट है दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई कितना थ्रेशोल्ड लिमिट हमें रखना है उस पर्टिकुलर टर्नओवर का, सो दैट उन पर्टिकुलर टर्नओवर वाले जो भी कंपनीज हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं तो उनको जीएसटी के अंदर अपना एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि द रेट्स इंक्लूडिंग द फ्लो रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी। तो जिस तरीके से हम देखते हैं जीएसटी टैक्स स्लैब होता है, ठीक है, कि किसका 5% जीएसटी है, 15% जीएसटी है, तो वो भी जो रेट कितना होगा वो भी दोनों मिलकर मतलब ये काउंसिल में डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्पेशल रेट है
या फिर रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड है टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज को रेज करने के लिए ड्यूरिंग एनी कैलेमिटी और डिजास्टर। यानी क्या होता है, कभी कभार जो भी कैलेमिटी आती है, डिजास्टर आता है, तो उस केस में कुछ स्पेशल रेट भी लगाए जाते हैं कि भाई जीएसटी तो है, इसके अलावा आपको कुछ और रेट्स भी बता दी जाते हैं कि इसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज आपको रिसोर्सेज को बढ़ाना, आपके पास ऑब्वियसली डिजास्टर है, आपके पास पैसों की कमी है और पैसे आपको चाहिए और पैसा आपको जीएसटी के थ्रू आ रहा है, तो जीएसटी के कुछ रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो उस टाइम पे सरकार को मिल सके। तो जो स्पेशल रेट उस समय लगाए जाएंगे सो दैट एडिशनल रिसोर्सेज मिल सकें, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल में ये सब चीज़ें डिसाइड होंगी। तो ये सारे के सारे मैटर्स जो है कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल में बैठ के जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीएसटी काउंसिल को समझा। अब हम चलते हैं फाइनेंस कमीशन के ऊपर। तो फाइनेंस कमीशन में हम देखते हैं कि हमारे एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बताया गया है। तो आप देखोगे आर्टिकल 280 के अंदर बेसिकली बताया जाता है किस तरीके से फाइनेंस कमीशन होगा। वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट बनाते हैं हर 5 साल में और इवन अर्लियर, मतलब नॉर्मली देखा जाता है कि हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को बनाना चाहिए। ठीक है, बट अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं इससे पहले ज़रूरत है फाइनेंस कमीशन की, तो उससे पहले भी फॉर्म कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करता है कि इसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा बिकॉज प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया है। तो किन किन मैटर्स के ऊपर वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, तो वो सारे मैटर्स हम देखेंगे। और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने का मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है बाद में उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट में रखेंगे, फिर पार्लियामेंट जो है उस पर उन रिकमेंडेशंस को कितनी फॉलो करती है कितनी नहीं फॉलो करती वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो नॉर्मली जो भी रिकमेंडेशंस दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो मान ली जाती है बिकॉज सेंटर के पास और तो कोई चारा नहीं है डिसाइड करने का, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के पास अपनी टीम है, वो अपने हिसाब से सर्वे करेंगे कि भाई किस स्टेट को कितना पैसा चाहिए, फिर हिसाब से रिकमेंड करेंगे। ठीक है, पहला हम देखते हैं किस मैटर में उन्होंने रिकमेंडेशन देनी है। तो पहला कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो अभी तक हम जितनी भी चीज़ें देख रहे थे किस तरीके से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, फिर वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किए जाते हैं, तो वो कौन बताएगा, तो वो फाइनेंस कमीशन बताएगा। एंड एलोकेशन बिटवीन स्टेट। ठीक है, तो यानी कि किस तरीके से पैसा पहले तो सेंटर और डिफरेंट स्टेट के बीच में होगा, फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में आपस में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ज़रूरी नहीं है आपको फिक्स अमाउंट ही सबको देना है। जो स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है और उनकी पॉपुलेशन कम है तो आप उनको कम पैसा दे सकते हो, और ऐसे स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और डेवलपमेंट कम है तो वहाँ पर आप ज़्यादा पैसा दे सकते हो। तो इन सब में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे करना है सेंटर स्टेट के बीच में और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो वो रिकमेंडेशन कौन देता है, फाइनेंस कमीशन देता है। सेकेंड हम देखते हैं बोला गया है द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड बाय द सेंटर। तो जैसे अभी हमने ग्रांट इन एड की बात की थी, तो जो सेंटर जो भी ग्रांट देगा स्टेट को, ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट देगा, तो कितना ग्रांट देना है, बिकॉज ग्रांट आपने देखा था तो किस बेसिस पे दिया जाएगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्टैट्यूटरी ग्रांट की बात करें तो अगर किस स्टेट को कितना फाइनेंस चाहिए तो वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंस कमीशन। फिर आपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट देखा था, तो किस पर्टिकुलर स्टेट को कितना ग्रांट देना है तो वो भी कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन बताएगा। इसके अलावा the measures needed to augment the consolidated fund of India to supplement the resources of the panchayat and the municipalities in the state on the basis of recommendations made by the state finance commission। तो होता क्या है कि जो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है तो वो उसका काम क्या था कि सेंटर में जो पैसा है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट के बीच में एंड डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। अब जो पर्टिकुलर स्टेट है उन पे हम देखने को मिलेगा पंचायत और म्यूनसिपालिटी। पंचायत जो होते हैं आपको वो रूरल एरिया में आपको देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए, और म्यूनसिपालिटीज़ आपको अर्बन एरिया में देखने को मिलते हैं। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं 3rd टायर होते हैं गवर्नमेंट के, और एक तरह से लोकल गवर्नमेंट भी इन्हें बोला जाता है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को, इन बॉडीज़ को अच्छे से काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो इनके पास कितना पैसा जाएगा, क्या कैसे पैसा जाएगा, तो वो डिसाइड कौन करता है, वैसे तो स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है, तो जिस तरह से प्रेसिडेंट हमारे फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं उस तरह से स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं कि भाई पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ को कैसे कैसे पैसा देना है, तो उस केस में हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है, वो एक तरह से कुछ मेजर्स बता सकता है कि भाई इन तरीक़ों से जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होगा कि आपको इन मेजर्स के थ्रू जो है डिसाइड करना कि कैसे रिसोर्सेज जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ को। तो एक तरह से गाइडेंस देना, ठीक है, उसकी हेल्प करना कि भाई कैसे कैसे तुम्हें डिसाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा फाइनेंस कमीशन करता है। और ये जो फंक्शन यहाँ पे बोला गया है फाइनेंस कमीशन का कि भाई इस तरीके से आप स्टेट फाइनेंस कमीशन को कुछ मेजर्स बता सकते हो, तो इस फंक्शन को ऐड किया गया था कब, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद। बिकॉज जो 73rd 74 अमेंडमेंट है जो कि 1992 में आई थी, उसने हमारी पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ को बनाया है। और क्योंकि जब पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ बनी थी तो एक तरीके से उनके रिसोर्सेज किस तरह से उनके पास जाएंगे, इसलिए वो चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनेंस कमीशन का ये हमने देख लिया 3rd फीचर। नेक्स्ट है
जहाँ पे बोला गया है कि एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर मान लो ये सारे मैटर्स के ऊपर तो उसने काम करने ही करने हैं, इसके अलावा अगर मान लो कल को प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा मैटर उन्हें दे सकता है कि भाई आपको इस मैटर के ऊपर भी जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करके हमें भेजने, बिकॉज इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ दिस फाइनेंस, यानी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम जो है प्रेसिडेंट चाहे तो फाइनेंस कमीशन को बोल सकता है कि भाई इस पर भी अपनी रिपोर्ट जो बना के हमें भेजो, ठीक है। अब हम देखते हैं टिल 1960 द कमीशन जो था फाइनेंस कमीशन आल्सो सजेस्टेड द अमाउंट पेड टू द स्टेट ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इन लिeu ऑफ असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड इन ईच ईयर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमने देखा था जब हम ग्रांट्स अदर ग्रांट्स की बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इनको कुछ एडिशनल ग्रांट दी जाती थी। तो इन ग्रांट्स में कितनी ग्रांट देना है, कितना पैसा देना है, तो ये भी कौन डिसाइड करता था, हमारे फाइनेंस कमीशन। तो ये टिल 1960 तक ही होता था। अब के टाइम पे तो इस तरह से कोई ग्रांट दी नहीं जाती, ठीक है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उसके 10 साल तक ही बोला गया था कि इस तरह की ग्रांट्स जो है इन स्टेट्स को देनी है। नेक्स्ट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बेसिकली इसके बारे में क्या कहा है, तो उसने कहा है कि जो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है कहीं ना कहीं वो एक तरह का बैलेंसिंग व्हील की काम करता है। जिस तरह से आप देखते हो ना, गाड़ी को बैलेंस करने के लिए उसके पास एक व्हील होते हैं, बिकॉज अगर व्हील नहीं होगी तो गाड़ी बैलेंस नहीं होगी। सिमिलरली आप कह सकते हो कि जो हमारा फिजिकल फेडरलिज्म है, फिजिकल इन द सेंस फिजिकल का मतलब होता है मनी, और फेडरलिज्म जहाँ पे हमने बात की थी जहाँ पावर्स डिवाइडेड होती है सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो किस तरीके से जो फिजिकल यानी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है सेंट्रल स्टेट के बीच में, किस तरीके से होना है कि सो दैट सेंटर भी मतलब खुश रहे, स्टेट भी खुश रहे, तो वो काम करने का जो है किसके पास होता है, हमारे फाइनेंस कमीशन के पास होता है। तो इसलिए हमारे फाइनेंस कमीशन को बैलेंस व्हील बनाया गया है सो दैट हमारा फिजिकल फेडरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस रहे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनकी रिकमेंडेशन जो भी ये देते हैं, एंड गवर्नमेंट को जो है ऑल्दो ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, बट फिर भी जो है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो भी रिकमेंडेशन से दे रहे हैं उनको ही फुलफिल करें। तो यहाँ पे आज तक हम मतलब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमने फाइनेंस कमीशन तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जो भी टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, बिकॉज हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोग के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।